नमस्कार बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा पे आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए सैंपल पेपर को। ये जो सैंपल पेपर है आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए दिया गया है, ठीक है। यानी कि 2022 का ये सैंपल पेपर प्यारे बच्चों क्लास 9th के लिए है। विषय है समाज विज्ञान। तो चलिए हम शुरू करते हैं सैंपल पेपर को। तो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर आपका होगा ये 80 नंबर का होगा। समय जो होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पेपर कितने खंडों में दिया गया है। तो पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 खंडों यानी कि 5 पार्ट में दिया है। पार्ट ए क ख ग घ अंग्य। तो ये इस प्रकार से एक टोटल जो प्रश्न होंगे आपके कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो 40 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, तो पहला जो पार्ट इसमें है वो खंड का यानी कि प्रश्न 1 से लेकर 27 तक दिया गया है, ठीक है। और ये जो अंक है वस्तुनिष्ठ यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो होगा आपका प्यारे बच्चों यानी खंड ख, ये क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक होगा बच्चों, जो 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। तीसरा पार्ट जो है बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर 32 से लेकर 35 तक है, जो 4 अंक वाले प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरी। और इसके जो आंसर 120 से शब्दों के बीच में आपको देना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए पार्ट नंबर 4 जो है प्रश्न नंबर 36 से लेकर 39 तक है। ये 5 अंक वाले क्वेश्चन है बच्चों, जो केस स्टडी पर आधारित है यानी कि सोर्स बेस पर आधारित यानी कि पैराग्राफ पे आधारित होगा, ठीक है। चलिए, और पार्ट जो 5वां है बच्चों क्वेश्चन में जो 40 है, ये किस पे आधारित है, ये मैप है, मानचित्र पे। यानी कि हमने मैप की जो वीडियो या पीडीएफ बनाई है उससे कंप्लीट कर लें, 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इतिहास से आएगा बच्चों, और जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन आपको आएंगे ये भूगोल से आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्यों ना शुरू करें अपने सैम्पल पेपर को। और यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस तैयारी को सही प्रकार से कर सके, सारे क्वेश्चन का आंसर सही प्रकार से कर सके। क्योंकि आपके पेपर में क्या है, इस सैम्पल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि बच्चों के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में, लेकिन ये मॉडल है यानी कि इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म फर्स्ट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब पहला पार्ट यहाँ पर है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न है बच्चों, 27 क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्पादन का कारक नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कारक नहीं पूछा है, ठीक है। यानी जो कारक है वो तो होगा ही, लेकिन जो कारक नहीं है वो आपको बताना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों क्या है उत्पादन के कारक हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख लेंगे, नन ऑफ द एबव। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है बच्चों कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। यानी आपको बताना है कि वह कौन सा इनमें से देश है जो जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, ठीक है। तो भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की लगती है, लेकिन जो ताजिकिस्तान है ये इसकी सीमा नहीं लगती, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है। आपको ध्यान देना, जहां पर नहीं शब्द होता है उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, जिससे आंसर देने में आपको आसानी होगी। तो आपको बताना है कि कौन से भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जयपाल सिंह भी थे। तो इसमें अगर देखा जाए इसका आंसर तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गलत मिलान की पहचान करना है। यानी यहाँ पर है कि ये जो सारे जो मिलान है इसमें से कौन सा गलत है उसको आपको पहचानना है, ठीक है। तो पहला कि रोबेस्पियर, तो रोबेस्पियर एक शासक था, बिल्कुल सत्य है। लुई 16वां ये भी शासक था, तो ये भी सत्य है। और नेपोलियन ये भी शासक था, लेकिन जॉन लॉक जो है ये शासक नहीं था, ठीक है, ये दार्शनिक था, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी को हम सही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कि 1794 तक जो है फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी। यानी आपको बताना है कि 1794 फ्रांस की जो मुद्रा थी वह कौन थी। तो आप सभी जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें लिखा हुआ है, तो वो मुद्रा है लिब्रे, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। यानी कि इस चैप्टर से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो जो आपके एक नंबर में बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि फ्रांस का समाज वो कितने वर्गों यानी कितने स्टेट में बटा हुआ था, कौन से ऐसे स्टेट के लोग थे जिनको सभी प्रकार के टैक्स देना पड़ता था,
टाइल और टाइल जो कर थे ये कैसे थे, इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कि टाइल से आप क्या समझते हैं। टाइल एक प्रकार का कर था, अप्रत्यक्ष कर था, जो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला एक कर था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए करेंगे। अगर इसी टाइल की जगह पे अगर टाइद आ जाए, है ना, अगर इस टाइल की जगह पे अगर टाइद आ जाए तो ये जो कर किसके द्वारा लगाया जाता था, ये लगाया जाता था बच्चों चर्च के द्वारा। ठीक है, तो यह जो लगाया जाता था चर्च के द्वारा लगाया जाता था। और यह एक जो कर था वो कौन सा कर था, धार्मिक कर था। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है, यानी कि 2 प्राकथन दिया है, एक संकल्पना है, दूसरा कारण है। ठीक है ना, अब पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं कि संकल्पना क्या कर रहा है। संकल्पना कह रहा है कि अरुणाचल एवं गुजरात, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितने घंटे का समय अंतराल है, 2 घंटे का। तो इस कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कारण क्या है कि भारत की मानक समय रेखा का मान कितना, 82.5 डिग्री है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और एक जो ये कारण है इस संकल्पना की व्याख्या करता है। तो विकल्प देखते हैं कि आपको विकल्प ए कब सही करना है, बी कब करना है, सी कब करना है, डी कब करना है। चलिए ए का आंसर कब देना है बच्चों आपको, कि अगर संकल्पना स अकारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है तो आपको ए देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सत्य है, तो हम बाकी ऑप्शन न पढ़ के सीधे आंसर को कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 है बच्चों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा तर्क जो लोकतंत्र के पक्ष में है। आपको बताना है कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो चलिए देखते हैं। तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये भी सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप सही कर लेंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी संकल्पना और कारण पर आधारित है। तो चलिए पहले संकल्पना देखते हैं कि जिन देशों के पास संविधान है वे देश लोकतांत्रिक हो यह जरूरी नहीं। ये भी बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास संविधान है वो लोकतंत्र नहीं है। कारण है कि संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों यहाँ पर कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में क्या बटा हुआ था। तो जब आपने हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था 18वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से संकल्पना कारण पे है। तो संकल्पना पढ़ते हैं कि गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुत पाई जाती है। ये बिल्कुल सही कि भाई गांव में मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है। कारण है कि वह कृषि पर आधारित है, कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है। ये भी बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे लोग क्या है अगर कृषि पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें कई महीनों तक क्या है बेरोजगार बैठना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए यहाँ पर भी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। तो ध्यान देंगे आपकी निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के लिए रोजगार को सुनिश्चित किया है। तो जब आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत सारे आंसर पता चल जाएगा। तो इसमें ये है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में चलाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फिल करना है। ठीक है ना, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया, रिक्त स्थान आपको बताना है। तो पालमपुर की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी, तो वो कृषि थी बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, कृषि को फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कृषि लिख लेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को आपको बताना है कि रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्य को
लिखना है, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस में गड़बड़ी है, तो आपको इसको सही करके लिखना है। ठीक है, चलिए। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना किसने किया, यहाँ पर बताया गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको आपको जब लिखना है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर ये रूसो नहीं है, ये गलत है, तो यहाँ पर आप सही करके लिख लेंगे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मॉन्टेस्क्यू लिख लेंगे आप बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये बताइए कथन सत्य है या असत्य है, आपको ये बताना है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सत्य, चाहे जैसे भी आप कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कहा गया बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित स्थितियों को आपको पढ़ना है, आप ही बताना है कि संबंधित व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार में है। ठीक है, चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं कि दिनेश क्या है, दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है। वह प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उनकी आय से अधिक है। यानी कि जो प्रतिदिन की जो मजदूरी सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो 150 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह बेरोजगार है, रोजगार में है या बेरोजगार में है। तो जब देखिए कि उनको जो वेतन मिल रहा है वो जो प्रचलित मजदूरी है उससे कम मिल रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो वो क्या है, बेरोजगार में है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे आप, क्या है, बेरोजगार में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा कि बेरोजगार है। ठीक है, तो इसमें आप चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित जानकारी को आपको पढ़ना है और बताना है कि उसके लिए एक के पारिभाषिक शब्द देना। यानी बच्चों देखो आपको बताना है ना कि नीचे जो परिभाषा दी गई है ये परिभाषा किसकी दी गई है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए परिभाषा को देखते हैं पहले। तो परिभाषा कि हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है आपको बताना है कि ये परिभाषा किसकी है। तो बच्चों ये परिभाषा जो है ना ये बंधुत्व की परिभाषा है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, बंधुत्व। ठीक है, आप ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 में जब देखेंगे, सेकंड में संविधान वाले में, उसमें ये, तो इसलिए लिख लेंगे बंधुत्व। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसने किया था। तो ये अगुवाई किया था परवेज मुशर्रफ ने, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 में कहा गया है कि महिमा मालाबार तट पर है। वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर है। तो बताइए वर्तमान में महिला भारत के किस तटीय मैदान पर है। देखिए भारत का जो मैप आप इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों, इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि पूर्वी तट कौन सा, पश्चिमी तट कौन सा। देखिए ये पूरब का है तो ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी का है ये तो पश्चिमी तट हो गया बच्चों। ठीक है, मैंने भूगोल का चैप्टर सेकंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया था। ऊपर कोंकण था, बीच में कन्नड़ था, ये लास्ट वाला जो था ये मालाबार तट था। ठीक है, तो उसमें आपको यही लिखना आंसर कि ये जो क्वेश्चन 19 है ये कौन सा तट है, वो महिला किस में है, तो वो महिला पश्चिमी तट में है। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है पश्चिमी तट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है पश्चिमी तट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये महिला किस में है, पश्चिमी तट पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बच्चों। तो ये सारे जो क्वेश्चन नंबर 20 से है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी एक एक नंबर वाले इसको आंसर लिखना है। तो जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर हम आपको करा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आपके लिए हमने सारे क्वेश्चन के आंसर को लिख लिया है कि आपको समस्या ना हो, क्योंकि जब सिंपल पेपर हम देखते हैं ना बच्चों तो उसके सारे आंसर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी ये फर्ज बनता है कि हमारी मदद करें। ठीक है, एक एक लाइक आपके लिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 पूछा गया था बच्चों यहाँ पर कि समानता शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है
कि कानून के समक्ष यानी कि सामने या नज़र में कानून के समक्ष सभी लोग क्या समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। ठीक है, या तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, अगर ये नहीं आता है तो आपको ये करना है, अथवा यानी कि वो इसमें ऑप्शन है बच्चों। ये क्वेश्चन है कि न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो न्याय शब्द को बताना है कि न्याय शब्द का मतलब होता क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो न्याय का मतलब होता है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर कि मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि हमने जब पढ़ा था संसाधन के बारे में, तो संसाधन 3 प्रकार के थे, प्राकृतिक है, मानव निर्मित और मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो मानव पूंजी है ना, ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव पूंजी क्या है, कि मानव पूंजी को अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जो मानव संसाधन है भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी ये अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती, यानी कि जो भूमि है और पूंजी है ये अपना उपयोग स्वयं नहीं कर सकती हैं, इनका उपयोग कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर बच्चों कि भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार बताइए। यानी कि भारत स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग क्या है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क लिखिए। तो आपकी बुक में बहुत सारे जो विपक्ष में तर्क दिया गया है, तो इनमें से कोई एक लिख लेना है। हमने यहाँ पर एक लिखा है, ठीक है, कि लोकतंत्र में कोई भी जब फैसला लिया जाता है इसमें समय लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। यानी यहाँ पर आपको बेरोजगारी की परिभाषा देना है। तो चलिए देखते हैं। तो बेरोजगारी बेरोजगारी क्या है, उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं। तो समाजवाद को देखते हैं। समाजवाद एक सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था है जिसके सभी उत्पादन के सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है तथा अर्थव्यवस्था का सामूहिक प्रबंधन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम लिखिए। यानी कि सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर है, यानी कि देखिए जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में किसी एक का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर कई लिखा है, इनमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नदियाँ हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलुज इत्यादि। ठीक है, अब बच्चों आपको करना है कि या तो ये क्वेश्चन करिए या तो ये कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर। तो बताना है कि नर्मदा जो नदी है यह किस नदी का हिस्सा है। यानी कि जो नर्मदा नदी है यह किस नदी तंत्र का हिस्सा है। जब अपवाह तंत्र के बारे में आपने पढ़ा था कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी, अब प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी थी, तो उसमें नर्मदा नदी थी। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं नर्मदा नदी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग यानी कि जनता ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, यानी कि 27 तक कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी रहेगी। यानी खंड ख से हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम करेंगे। तो इसलिए क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे पूरी वीडियो को आप सही प्रकार से देख सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।